Good morning. Today we study about the chapter form of business organization, meaning and selection. Last chapter हम लोग ने stages of business development पढ़ा, कॉमर्स का डेवलपमेंट पढ़ा, बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ा और आपने उसका थोड़ा सा देखा भी होगा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सेलेक्शन ऑफ बिजनेस के टाइम पे वो चैप्टर पे. इन दिस चैप्टर वी स्टडी अबाउट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. पर्टिकुलर फॉर्म्स के लिए आपका पर्टिकुलर चैप्टर सेपरेटेड है, पर यहाँ पे समराइज़ करके किया हुआ है. क्यों? क्योंकि एक बिजनेस स्टार्ट करने से पहले किसी एक फॉर्म को सिलेक्शन करना है. तो इस चैप्टर में फॉर्म को पढ़ने हैं और विच फॉर्म यू आर सेलेक्टेड वो सर्कमस्टांसेस और सिचुएशन को पढ़ना है. नेक्स्ट है तो फिर इसको स्टार्ट करते हैं कि फॉर्म ऑफ बिजनेस. हम हिस्ट्री से चलते हैं कि इन एंशियंट टाइम क्या होता था, हमारे बिजनेस में किसी टाइप का गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता था. नॉट अ टैक्सेस, वहाँ के राजा महाराजा का कंट्रोल होता था. कोई ऐसे गवर्नमेंट जैसी चीज़ें नहीं थी. तभी तो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी आए और अपना अधिकार इस तरह जमा ली. इन सब को देखते हुए फिर गवर्नमेंट ने अपना अंडर में लिया किसको, ट्रेड्स को, उस पर टैक्सेस लगाएं जिससे हम अपने कंट्री के ट्रेड को सिक्योर कर सकें. अब हम अपना चैप्टर का मेन टॉपिक जो है फॉर्म ऑफ बिजनेस उसको स्टार्ट कर रहे हैं. सबसे पहला है पॉइंट हमारा सोल ट्रेड. ठीक है, जिसको सोल प्रोप्राइटरशिप बोल सकते हैं, सोल ट्रेड बोल सकते हैं. आप कहेंगे कि ओरिजिनल ऑफ सोल ट्रेड. ठीक है, सोल ट्रेड का ओरिजिन कहाँ से हुआ था ये तो कहना मुश्किल है, कोई इसका फिक्स डेट नहीं है. क्योंकि बिकॉज इन एंशियंट टाइम जब हम कृषि युग में थे या हस्तकरता युग में थे या हम किसी काम को करने के लिए जैसे कुम्हार बने, रस्सी बनाने वाले बने, तो उनमें अपनी जो स्किल आई उस स्किल के हेल्प से उन्होंने उस चीज़ों को बनाना शुरू किया और अपने हाट बाज़ारों में बेचना शुरू कर दिया. तो कोई भी एक पर्सन जो रिस्क बेयर करने के लिए तैयार है, जो अपनी ही कैपिटल लगाता हो, अपना ही मैनेजमेंट करता हो, अपना ही प्रॉफिट बेयर करता हो, अपना ही रिस्क बेयर करता हो, तो ये सब क्या कहलाता है, सोल ट्रेड. और इसका ओरिजिन का कोई डिफिनेट डेट या एरा नहीं है. ठीक है, तो ये मानव सभ्यता सिविलाइजेशन जैसे ऐसे हुई और उसी के संग संग आपका सोल ट्रेड स्टार्ट हो गया. अब मीनिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है? मीनिंग ऑफ सोल ट्रेड ये है अ पर्सन who control his business management and deal with their contracts and who is ready for bearing risks and profit. This type of business called सोल ट्रेड. समझ में आया? सोल ट्रेड ऐसे ट्रेड को डिनोट करता है, ऐसे बिजनेस फॉर्म को डिनोट करता है जिसमें एक इंडिविजुअली पर्सन ही मैनेजमेंट और कंट्रोल सेल्फ से ही करता है. ठीक है, उसका अरेंजमेंट हो, उसके ऑर्गेनाइजेशन का अरेंजमेंट करना हो, उनको वर्कर्स की नीड हो, तो मतलब सब कुछ वही अरेंज करता है, वही सब कुछ करता है. रिस्क और प्रॉफिट दोनों ही वही बेयर करता है. तो दिस टाइप ऑफ अ बिजनेस फॉर्म इज़ कॉल्ड अ सोल ट्रेड. ठीक है, इसके लिए कोई स्पेसिफाइड कोई एक्ट नहीं है, क्योंकि सोल ट्रेड सबसे सिंपल फॉर्म होता है बिजनेस फॉर्म का. क्यों? क्योंकि अगर आप न्यूज़पेपर को लेकर ज़मीन में बैठ गया और उसको बेचना स्टार्ट कर दिया कि भाई आपने 1 रुपये का पेपर लिया, उसको 1.5 रुपये में बेचना स्टार्ट कर रहे हैं या घर घर जाके दे रहे हैं, दिस इज़ योर ऑल्सो अ सोल ट्रेड. तो सोल ट्रेड मतलब एक इंडिविजुअल पर्सन होगा जो अपने बिजनेस का रिस्क भी बेयर करेगा, प्रॉफिट भी लेगा, प्लस उसका मैनेजमेंट होगा, ऑर्गेनाइजेशन सारे कंट्रोलिंग वो खुद से ही करेगा. अगर वो उसकी डेथ हो गई समझ लो उस पूरे आपका बिजनेस भी ख़त्म हो जाएगा. तो दिस इज़ कॉल्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस सोल ट्रेड. ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाएगा. नेक्स्ट आता है आपका जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. इसमें क्या होता है कि इसमें हिंदू लॉ चलता है. इसमें एक ही फैमिली के अंदर जितने मेंबर्स होते हैं वो बिजनेस करते हैं.
और इसका सबसे जो सीनियर मेंबर होता है वही करता होता है, वही मेन ओनर होता है। और इसमें ये एक फीचर होता है कि हमको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, मेंबर बनाने के लिए बड़ा होने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई फैमिली में नया बेबी बॉर्न होता है तो वो भी उसका मेंबर बन जाता है, ठीक है। अब इसके बारे में आपको सेपरेटली चैप्टर ही है तो इसको एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। अभी इतना ही समझिए। और इसका एक्ट चलता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट के अकॉर्डिंग। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के लिए चलता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट 1956 एक्ट चलता है, ठीक है। और इसका मुखिया कौन होता है, करता होता है जो फैमिली का सबसे बड़ा मेंबर होता है। और इसके मेंबरशिप के लिए किसी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की नीड नहीं होती है। एक नया बॉर्न बेबी फैमिली का हो तो वो उसका मेंबर बन जाता है, ठीक है। ये होता है कि एक पर्टिकुलर काम में लगे रहते हैं, इसको एक पूरी फैमिली, उसी को कहते हैं क्या, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का फॉर्म वो फॉर्म होता है जब सोल ट्रेड क्या होती है, ये कुछ समझ लीजिए कि जैसे सोल ट्रेड में कुछ ड्रॉबैक्स थे जिसको कंप्लीट करने के लिए पार्टनरशिप का बिजनेस फॉर्म आया। जैसे सोल ट्रेड क्या ड्रॉबैक है, सबसे पहला ड्रॉबैक है कि इसका कैपिटल कम होता है, इसमें स्किल की कमी होती है, इसमें मैनेजमेंट सही से नहीं हो पाता है, इसका एरिया नहीं बढ़ा सकता है। क्यों एरिया नहीं बढ़ा सकता, कॉज कि एक पर्सन होने की वजह से वो कहाँ कहाँ देख सकता है, इसलिए इसका एरिया ज़्यादा बड़ा नहीं होता। कैपिटल एक ही इंसान कितना कैपिटल ला सकता है, तो रादर देन 4, 5, 6 तो एक पर्सन नहीं पॉसिबल हो पाता ज़्यादा कैपिटल। तो वो पर्सन जो चाहता है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए और उसके पास ऐसे पर्सन होते हैं कि हाँ 2-3 लोग एग्री होते हैं कि भाई हमें करना है बिजनेस, तो वो क्या सोचते हैं कि एक इंडिविजुअली पर्सन ना होके कई लोग जब साथ मिलके करते हैं वो उसका पार्टनरशिप कहलाता है। वर्ड से क्लियर साझेदारी या पार्टनरशिप कि जब 2 या 2 से अधिक लोग मिलके 2 और मोर देन 2 पीपल आर एग्री। किस टाइप का एग्रीमेंट होता है कि वो बिजनेस करने का एग्रीमेंट कि उनके प्रॉफिट और लॉस जो होगा वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो पार्टनरशिप स्पेशलाइज एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट आपका 1932 पार्टनरशिप एक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, आपको याद रखना चाहिए। क्वेश्चन में अक्सर पुटअप होता है कि भाई पार्टनरशिप एक्ट कौन सा एक्ट है। तो पार्टनरशिप क्लियर हुआ जब 2 और मोर देन 2 पर्सन एग्री होते हैं, किस लिए, अपने बिजनेस के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, अपने बिजनेस को करने के लिए, मैनेजमेंट को करने के लिए, कैपिटल को लगाने के लिए। तो कैसा फॉर्म होता है आपका, पार्टनरशिप का फॉर्म होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्या आता है, नेक्स्ट फॉर्म है जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी, अब देखिए ये जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है ये पार्टनरशिप से भी बड़ा फॉर्म है। पार्टनरशिप में भी एक लिमिटेड पर्सन ही उसके मेंबर हो सकते हैं। जैसे पार्टनरशिप 1932 के अकॉर्डिंग जो थे तो उसके नॉर्मल बिजनेस के लिए 20 और बैंकिंग बिजनेस के लिए 10 मेंबर हो सकते थे। अकॉर्डिंग लास्ट टाइम के कंपनीज एक्ट 1956, किसके अकॉर्डिंग, 1956 किसके, कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। पर अकॉर्डिंग टू न्यू कंपनीज एक्ट, किसके अकॉर्डिंग, न्यू कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं, इसके मैक्सिमम 100 मेंबर्स हो सकते हैं। पार्टनरशिप में कितने मेंबर्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 100 मेंबर्स हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में भी क्या होता है कि लोग चाहते हैं कि हमारी कैपिटल बहुत ज़्यादा हो, सिर्फ लाखों करोड़ों नहीं अरबों में हो। अब क्या होता है कि जब
किसी लिमिटेड 100 लोगों या 50 लोगों में जब बिजनेस नहीं करना चाहता, बहुत बड़े फॉर्म में करना चाहता है, बहुत ढेर सारे कैपिटल में, उस कंडीशन में क्या करता है, एक जॉइंट स्टॉक कंपनी के फॉर्म में होता है। मतलब क्या होता है, इसकी जो कैपिटल होती है एक छोटे छोटे फॉर्म में होती है। जैसे उन्होंने आपकी कैपिटल कितनी की है, आपकी कैपिटल 1 लाख रुपए की है, ठीक है, 1 लाख रुपए की है। अब उसने क्या किया कि इन 1 लाख को 1000 से डिवाइड कर दिया। अब उसके पास क्या है, 100, मतलब उसने 1 लाख को 100 रुपीज़ के 1000 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये 1000 जो 100 रुपीज़ है, किसी एक पर्सन से ना लेके 1000 पर्सन से वो क्या कर सकता है, 100 रुपीज़ को कलेक्ट कर सकता है। अब देख रहे ना, यहाँ पे मेंबर का कोई लिमिटेशन नहीं है, मेंबर्स का कोई लिमिटेशन नहीं है। पैसे भी बहुत, हम तो यहाँ पे लाख में जो आपको दी एग्जाम्पल छोटा है, पर वो करोड़ों में, अरबों में, इस तरह छोटे छोटे अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो कंपनी को चला रहा है उसको बर्डन नहीं होता है कि एक लोगों के ऊपर इतने ढेर सारे पैसे के लिए कैपिटल का बर्डन हो। ये क्या होता है, पब्लिक इसमें अपना इन्वेस्ट करती है। किसका इन्वेस्टमेंट होता है, पब्लिक का इन्वेस्टमेंट होता है। मालिक कौन होते हैं, ओनर कौन होते हैं, पब्लिक होती है। और छोटे छोटे फॉर्म के अमाउंट होने के कारण, कैपिटल होने के कारण उनको ज़्यादा बर्डन भी नहीं होता है। और कंपनी के लिए जो कैपिटल होता है एक लाइबिलिटी के फॉर्म में होता है। आपको तो पता है लाइबिलिटी क्या होती है, दायित्व है। और दायित्व के फॉर्म में होता है, एक लिमिट टाइम के बाद इन पैसों को उनको रिटर्न करना पड़ता है विथ इंटरेस्ट और विथ डिविडेंड। मतलब कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा देकर उनका मूल जो फेस वैल्यू उसको वापस करना होता है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो फॉर्म है, बिजनेस फॉर्म, उसका मोटिव यही था। जो पार्टनरशिप में बहुत से ड्रॉबैक्स था, उन ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए हमें जॉइंट स्टॉक कंपनी का फॉर्म को अस्तित्व में लाया गया हमारे, ठीक है। तो उसका सबसे पहले ड्रॉबैक तो इसके कंपेयर में क्या था, सोल ट्रेड से तो अधिक कैपिटल था पार्टनरशिप में, पर कंपनी के फॉर्म से ज़्यादा नहीं हो सकता, एक लिमिटेशन ही है, ठीक है। उसके पार्टनरशिप में और भी है कि हम कंपनी के पास अब जब ज़्यादा पैसा होता है, एरिया भी बढ़ा सकता है, वो इंटरनेशनल लेवल पे कर सकता है। जबकि पार्टनरशिप में इंटरनेशनल लेवल पे करना पॉसिबल नहीं, उतना कंपनी के फॉर्म के बराबर इक्वल उसके पास क्या कैपिटल नहीं होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट फॉर्म, बिजनेस फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। अब देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए स्पेशली एक्ट इसका चलता है 1912 कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंदर ये चलता है, ठीक है। अकॉर्डिंग ये एक्ट इस एक्ट के अकॉर्डिंग काम करता है। अब क्या होता है कि इसमें मोर देन 10 पर्सन होते हैं, ठीक है, मोर देन 10 पर्सन इसके मेंबर होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में। अब देखिए, अभी तक जिस फॉर्म की बात कर रहे थे, हम किस फॉर्म की बात कर रहे थे कि हमें जब प्रॉफिट ही अर्न करने का मोटिव हो। अब जैसे रूरल एरिया में अब उनकी नीडें हैं, अब उन नीडों को कैसे फुलफ़िल करेंगे। तो ऐसे में एक संगठन है, आप कोऑपरेटिव बैंक्स लास्ट 10th क्लास में पढ़ के आ रहे हैं कि क्या होता है, 10 लोग या कुछ लोग आपस में मिल लेते हैं, अपने कैपिटल को इकट्ठा करते हैं, अपने हेल्प के लिए उनको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। फिर जब वो काम पूरा हो जाता है, फिर उस ऑर्गेनाइजेशन में फिर वो पैसा लगा देते हैं। सेम यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसमें मोर देन 10 पीपल क्या करते हैं, गैदर होते हैं। गैदर होने के बाद अपने कैपिटल को लगाते हैं। कैपिटल को लगाने के बाद अपनी नीडेड वाली कामों को फुलफ़िल कर लेते हैं, और उसमें से जो प्रॉफिट होते हैं आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, और एक्स्ट्रा जो पैसा होता है फिर अपने सोसाइटी में फिर से लगा देते हैं। मतलब इनका मोटिव प्रॉफिट अर्न नहीं करना है, आपस में कोऑपरेट करके आपस में हेल्प करना, अपनी नीडों को फुलफ़िल करना है। ये रूरल एरिया के लिए बहुत हेल्पफुल है। हमारे सिटीज़ में भी कोऑपरेटिव बहुत सी सोसाइटीज़ हैं, ठीक है। तो ये बिजनेस का फॉर्म है कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। आप देखिए नेक्स्ट आपका क्या है, अब देखिए जो पब्लिक इंटरप्राइजेज है, ये होली ओन्ड बाय क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट बोथ
बोथ हो सकता है। ये किसके अंडर में होता है? गवर्नमेंट के अंडर में होता है, उन्हीं के सेक्टर में होता है। ये इनकॉर्पोरेट और नॉन इनकॉर्पोरेट होता है। मतलब ये कॉर्पोरेट कंपनी के फॉर्म में भी हो सकता है, कंपनी के फॉर्म में नहीं हो सकता। कंपनी के फॉर्म मतलब जिसके शेयर्स इनकी पूंजी छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होती हैं, उन छोटे छोटे पार्ट को ही क्या कहते हैं? शेयर्स कहते हैं। ठीक है, कैपिटल के छोटे छोटे फॉर्म को शेयर्स कहते हैं। शेयर्स के लिए बहुत बड़ा चैप्टर है, अभी सर दर्द मत करिएगा। मतलब कि सिंपली समझिए, इनके ये जो पब्लिक इंटरप्राइजेज है कंपनी के फॉर्म में भी हो सकते हैं, बिना कंपनी के फॉर्म में भी हो सकते हैं, जो जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करें। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन कब होता है? जब कंपनीज 2 और मोर देन 2 कंपनीज आपस में मिल के एक बड़ा कंपनी बनाना चाहते हो, अपने प्रॉफिट को बढ़ाना चाहते हो, मर्जर कर लेते, जैसे हीरो होंडा जैसे मर्जर कर लेती हैं, तो ये क्या होती? कॉम्बिनेशन कहलाती हैं। ये रहा आपका फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब नेक्स्ट इसके हम पढ़ेंगे कि किन किन सिचुएशन, कैसे कैसे सिचुएशन में किस ऑर्गेनाइजेशन को सेलेक्ट करना ज़्यादा अच्छा होगा, कि हम कंडीशंस को पढ़ेंगे। थैंक यू।